Hello dear students, welcome again to e2sindia.com. I hope you are enjoying the previous lectures. You might have worked out on it. There may be some difficulties might have arisen on your part. However the difficulties are arising to you, you let us know through mail, through phone or by whatever means you have. Today we will be continuing the same thing that we have done in Newton's law of gravitation. We will be today working out some problems related to Newton's law of gravitation and the variation of G. Okay, so let us take an example first. Say that this is a body, let us say this is a circular sheet. This is a circular sheet of mass m, radius r. From this circular sheet, if I take out, suppose this part, let us say that this much of the part is taken out from it, from a circular sheet of mass m, radius r. A section as shown is removed. This is a removed section. This is a removed section from the body. Okay, and the same section is placed then at a distance, say 3r, from the center of the previous, like this. This is the same removed section which is I have placed here. Okay, मतलब हमारे पास एक सर्कुलर शीट थी, उसकी मास m थी, उसकी रेडियस r थी, उसमें से एक छोटी सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया है, इस वाली सेक्शन को हमने रिमूव करी और इसको उसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पर रख दिया. ओके, पहले दो काम किए, पहले रिमूव किया और फिर उसको 3r डिस्टेंस पे रख दिया. सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस है, O टू O डैश. राइट, अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, मतलब द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज दिस रिमेनिंग पार्ट एंड दिस पार्ट. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल and the part of that which is placed here. This is what we have to find. Okay, so we want to calculate force between the remaining and the carved out section. This is what we need to find. वैसे तो इसकी अप्रोच दो किस्म की हो सकती है, जिसमें हम एक अप्रोच सेंटर ऑफ मास की भी लगाते हैं. आपने अभी नहीं पढ़े सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, तो हम आपको एक दूसरी अप्रोच से करा देते हैं जो आप जानते हैं उसी से रिलेटेड. और जो हम आपको करवाना चाहते हैं वो इट इज एक्चुअली बाय यूटिलाइजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, आप अज्यूम करिए कि इस सेक्शन को हमने निकाला नहीं. जितना बड़ा ये सेक्शन है उतना ही बड़ा एक सेक्शन हमने यहां रख दिया. ठीक है, इसको अभी निकाला नहीं है हमने, पर जितना हम निकाल पाते उसी को हमने इधर रख दिया. इमेजिन कर लीजिए. राइट, और जिसको हमने यहां रखा है, आप देखिए फिगर के हिसाब से, ये जो इसकी जो सेंट्रल डिस्टेंस होगी, दिस मस्ट बी व्हाट, r/2. तो इसका मतलब जिस पार्ट को हमने यहां रखा है इसकी भी क्या होगी, रेडियस r/2. राइट, तो क्योंकि फॉर्मूले में Gm1 m2/r² होती है ना, मतलब दोनों पार्ट का मास, तो हमें इस पूरे का मास तो m पता है बट इसका मास नहीं पता. तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका मास है कितना. राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम that
the section of equivalent size is placed at a distance 3r. Okay. Now the force between the two sections or bodies को हम लिखते कैसे हैं? F इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट ऑफ द मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. राइट. हियर m1 इज m, बट व्हाट इज m2? दिस आई डोंट नो. ये m2 मुझे नहीं पता. m2 मतलब इसकी मास, ये मुझे नहीं पता. तो अगर इसका मास मुझे निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ कार्व्ड सेक्शन. मतलब ओरिजिनल वाली का मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाली का एरिया इनटू जिसको हमने निकाल दिया उसका एरिया चाहिए. तो इसका एरिया क्या हो गया? पाई इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर. एंड अगर आप इसको सॉल्व करें, दिस यू विल बी गेटिंग m बाई 4. ओके. एंड r इज एक्चुअली 3r. राइट. तो अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो F इज इक्वल टू, लेट अस से दिस फोर्स इज F1. सो F1 इज इक्वल टू G इंटू M इंटू m by 4 divided by the distance between their center is 3r square. This is our F1. एक बार चेक कर लीजिए. हमने ये आपसे डिस्कस किया कि जिस सेक्शन को हमने निकालना था दरअसल उसी के इक्विवेलेंट एक सेक्शन को हमने यहाँ रख दिया बिना इसको निकाले. और अब इन दोनों के बीच की फोर्स पहले हम पता कर लेते हैं कितनी होती. तो उसको हमने बोल दिया F1 विच इज G इंटू मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है. दिस इज F1. अब एक और काम करेंगे. क्या करेंगे? देखिए, अब हम बोलेंगे कि नाउ ये जो दोनों सेक्शन है, अब देखिएगा दोनों सेक्शन किसकी बात कर रहा हूं मैं. अब मैं बात कर रहा हूं दिस सेक्शन, ये वाली सेक्शन और इस सेक्शन के बीच की फोर्स. पहले ये निकाल लेते हैं अब. ठीक है. सो फोर्स बिटवीन आइडेंटिकल सेक्शंस, ये अभी निकालना है. इसका नाम दे दीजिए F2. राइट. अब हमने बोला G इंटू M1 इंटू M2. M1 मतलब इसकी मास या इसकी मास. तो मास हमने निकाला था बच्चे m बाई 4 इंटू m बाई 4 डिवाइडेड बाई इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस. देखिए, ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं. दिस इज द डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस? देखिए, ये पूरी थी 3r. इसमें से r बाई 2 माइनस कर लीजिए. 3r में से r बाई 2 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी? 5 बाई 2r. मतलब सीधी बात है कि 3r थी, आधी r माइनस कर दी तो 2.5r बच गई विच इज 5 बाई 2r. राइट. तो अब आप इसको लिखेंगे 5 बाई 2r का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. राइट. लेकिन ये दोनों हमें नहीं निकालने थे. हमें तो ऐसा निकालना था कि जो काटने के बाद बच गया और जिसको काट कर इधर रख दिया, इनके बीच का मास. तो अगर मैं वो निकालूं तो देयरफॉर फोर्स बिटवीन
remaining and carved out। अगर ये निकालें तो हम सिंपली बोलेंगे F इजिकल टू F1 माइनस F2, मतलब इस पूरे के साथ इसका फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स को माइनस कर दीजिए और ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए आपने F2 ये निकाला था, आपने F1 ये निकाला था, ये दोनों वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। समझ आए? इस तरह से ये टेक्निकल प्रोसेस भी हम कर सकते हैं बिना सेंटर ऑफ मास की यूज करें। सेंटर ऑफ मास का यूज कैसे करा जाएगा वो अभी आपको नहीं पता चल पाएगा, बिकॉज यू आर इन द वेरी प्राइमरी स्टेज। तो इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास को अवॉइड किया और एक दूसरे तरीके से निकाल दिया। ठीक है, यू मेक श्योर दैट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको याद रहे। राइट, आइए एक और चीज भी देखें हम। इसी में अगर हम एक चीज और देखना चाहें, say for example if I say that let us say, एक और क्वेश्चन लीजिए, 3 masses, mass of each is m, are placed at 3 corners of the equilateral triangle एंड जो भी मासेस हमने रखे हैं ये मासेस कॉन्सेंट्रिक मास, सॉरी ये मासेस इज पॉइंट मास। पॉइंट मास मतलब वो उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मास। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज ये है ए और ये है बी और ये है सी, राइट, मैं बोलूं आपको इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, एंड थर्ड इज सी एंड ए। मान लीजिए इसकी फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करवानी है आपसे विथ मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू के साथ। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि ट्रायंगल के तीनों एज पर हमने 3 कॉन्सेंट्रेटेड मास रख दिए, उनके एज के बीच का डिस्टेंस जो है या एज की लेंथ जो है वो L है। तो हमें ये बताना है कि A से B के बीच में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, B टू C के बीच की फोर्स की डायरेक्शन किधर है, C टू A के बीच की फोर्स की डायरेक्शन किधर है। अगर हम ऑन एक बॉडी की जैसे B पर A का डायरेक्शन अगर मांगते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स, जितना A से B अट्रैक्टेड होगा उतना B से A भी अट्रैक्टेड होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि A टू B के बीच का फोर्स निकाला जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन आप इधर भी लीजिए, ले सकते हैं B टू A की डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स होगी ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो जिस फोर्स से A अट्रैक्ट करेगी B को, उसी फोर्स से B भी अट्रैक्ट करेगी A को। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये दोनों तरफ हो सकती है इस तरह से। ठीक है, और जिस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं ये निकलेगी कैसे, ये निकलेगी G इंटू M1 इंटू M2, M1 इसको लीजिए, M2 इसको लीजिए, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस लीजिए L²। इसी तरह अगर मैं C और B के बीच का डायरेक्शन मांगू तो दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह से और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। तो जो फोर्सेस की डायरेक्शन होगी वो दोनों तरफ हो सकती है, इसीलिए मैंने इस तरह से प्लॉट किया है। दिस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, इसी तरह इनके बीच की भी फोर्स को आप इस तरह से फोर्स कर सकते हैं। ऑल द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके,
तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्सेस किस किस तरह से लग रहे हैं, और जो भी फोर्सेस आपके पास लग रहे हैं, जैसे आप बोलेंगे FBC क्या है या आप बोलेंगे FCA क्या है, इन सब की वैल्यू सेम होगी, इसकी भी इतनी होगी और इसकी भी इतनी होगी, बिकॉज द मासेस आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और चीज भी क्या पूछी जा सकती है उसको भी देखिए, आइए देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज करिए कि ये हमारी अर्थ है, लेट अस से दिस इज अर्थ, दिस अर्थ हैज रेडियस r एंड मास m, ओके। वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface is equal to g, ठीक है। अब उसने हमें कहा कि find its change when the body is taken to height h is equal to the radius and depth d is equal to the radius। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देखें। आपकी क्वेश्चन अब इस तरह की है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। तो बताइए कितना चेंज हो जाएगा जी की वैल्यू में अगर उसको h हाइट ऊपर ले जाएं, वेयर h इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड उसको d डेप्थ नीचे ले जाएं, वेयर d इज द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑल्सो, राइट। तो जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं उसी फॉर्मूले के हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम बोलेंगे फॉर हाइट h इज इक्वल टू आर। जब इसके लिए करेंगे आप, तो मैंने आपको बताया था कि g डैश इज g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये था आपकी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, राइट। तो देखिए अगर h को r यहां पुट कर दें आप, तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर बाई दिस इज r प्लस r विच इज 2r, सो 2r स्क्वायर। एंड अगर आप इसको सॉल्व करें तो g डैश विल बिकम g बाय 4। दिस इज फॉर द हाइट। हाइट के लिए हमने निकाल दिया, ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमने हाइट का सीखा था वही हमने लिखा, और उसके वजह से g एट हाइट निकाल दी हमने ये। अब g एट डेप्थ की बात करिए, ठीक है। आइए, फॉर डेप्थ d इज इक्वल टू आर। जब मैं इसकी बात करूं तो g डैश आपने लिखा था, या g डबल डैश ले लीजिए, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ओके। अब देखिए जब आप d को r लिखेंगे, क्योंकि उसने डेप्थ को r बोला ना, तो जब g डबल डैश लिखिए तो g इंटू 1 माइनस आर बाई आर, and r by r is cancel, this is 1 minus 1, 1 minus 1 is 0, that means g double dash is 0। ये आपकी डेप्थ वाली आ गई, ये आपकी हाइट वाली थी। तो therefore change due to height, अगर हाइट की वजह से चेंज की बात करेंगे तो कैसे करें, क्या लिखूं, डेल्टा जी चेंज, और उसको कैसे लिखें, g सरफेस वाली माइनस g हाइट वाली। g सरफेस वाली कितनी गिवन है आपको, g, और g हाइट वाली कितनी गिवन है आपको, g बाई 4। दिस बिकम्स व्हाट, 3g बाई 4। दिस इज चेंज ड्यू टू हाइट। अच्छा, अब चेंज ड्यू टू डेप्थ भी कीजिए, लिखिए, आइए, चेंज ड्यू टू डेप्थ। इसको भी आप क्या करें, लिखें डेल्टा जी।
तो अब इसको कैसे लिखें, जी सरफेस वाली माइनस जी डेप्थ वाली। जी सरफेस वाली कितनी थी आपको गिवन है, जी, और जी डेप्थ वाली हो गई कितनी, 0। तो दिस इज बिकमिंग दिस। ये दोनों आपके आंसर हो गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप चेक कर लीजिए, हमने पहले h हाइट पे g निकाला, d डेप्थ पे भी g निकाला, और दोनों का चेंज निकाला हमने इस तरह से। चेंज हाइट के लिए निकालेगा तो लिखेगा सरफेस की g माइनस हाइट की g, और जब डेप्थ के लिए निकालेंगे तो आप लिखिए सरफेस की g माइनस डेप्थ की g। जो जो वैल्यू आपने निकाली है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? आइए हम कुछ और भी देखते हैं इससे रिलेटेड। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी इसको देखना चाहते हैं कि और क्या क्या चीज इसमें चेंज होता है। देखिए हमने पढ़ा है डिफरेंट, मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट रिलेशनशिप ऑफ स्मॉल जी, इसकी बात कर रहा हूं। हमने पढ़ा है कि G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हमने पहले पढ़ लिया था, जहां पर m क्या थी, m थी मास ऑफ अर्थ, और r क्या थी, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अगर if mass is not given but density is given, मान लीजिए मास नहीं गिवन है लेकिन डेंसिटी गिवन है आपको, तब आप क्या करेंगे कि अपनी ओरिजिनल एक्सप्रेशन में से, अपनी इस एक्सप्रेशन में से m को हटाएंगे। राइट, तो m को कैसे लिखेंगे, mass is volume into density, and how about the volume, volume is 4 by 3 pi r cube into rho। अब इसको फिर आप यहां पुट कर लें तो g इज इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर, और मास के बदले लिख दें 4 by 3 pi r क्यूब इंटू रो, ये आपने वैल्यू लिख दी। राइट, अब देखिए कितना हो गया है, दिस इज 4 पाई रो बाई 3, आर क्यूब है, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, एक आर बचेगा आपके पास। ये एक और फॉर्मूला अब आपने बना दिया जी का, चेक कर लीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास था जी एम बाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया 4 पाई रो जी आर बाई 3। अब तीसरी चीज, एक और चीज, नेक्स्ट थिंग, इफ मास इज गिवन बट रेडियस इज नॉट गिवन, रेडियस इज नॉट गिवन, मान लीजिए ऐसा है, तब क्या करा जाए, तब आप ओरिजिनल फॉर्मूला जो जानते हैं उसमें से जी तो कांस्टेंट है, मास आपको गिवन है, रेडियस आपको नहीं गिवन है, इस रेडियस को आपको हटाना पड़ेगा, और रेडियस को करनी पड़ेगी मास के फॉर्म में, और इस केस में डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज दिस डेंसिटी। मतलब कैसे करेंगे, देखिए रेडियस आपको नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो हम मास और रेडियस में कोई रिलेशन निकालेंगे, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। राइट, वॉल्यूम को क्या लिखिए, वॉल्यूम इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू रो, दिस इज इक्वल टू एम। अब आपको क्या नहीं गिवन है, आर नहीं गिवन है, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर इज इक्वल टू 3m बाय 4 पाई रो
ये पूरी चीज आ जाएगी, देखिए 3m/4π ये नीचे आ गई, इसकी पावर यहाँ r³ था बच्चे, तो ये आ गया 1/3। अब इस r की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो जब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, देखिए तब ये हो जाएगा g=g(m)/r², नीचे वाली है तो r की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज 3m/4π की पावर, यहाँ देखिए यहाँ हमारे फॉर्मूले में r² था और यहाँ पावर 1/3 है, तो ये पावर हो जाएगी कितनी, 2/3। अब ये g का एक और रिलेशन आ गया, आप चेक कर लीजिए, g के कई सारे रिलेशन हमने पढ़ लिए, एक ये रिलेशन पढ़ी, एक ये रिलेशन पढ़ी और एक वो रिलेशन पढ़ी। इस तरह के वेरिएबल रिलेशंस हो सकते हैं, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है। जो जो चीज गिवन है उसी के फॉर्म में दूसरी चीजों को चेंज कीजिए जो आपको नहीं गिवन थी, राइट। आइए हम कुछ और भी करें इससे रिलेटेड, अब हटा देते हैं इसको, ओके। आइए अब हम बात करते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, एक इफेक्ट मैं आपको समझाऊं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्सेस जो दोनों हैं, ये दोनों फोर्सेस कब लगती हैं, बोथ एक्ट्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, both acts during circular motion, first, number 1। और क्या चीज, सेकेंड, सेंट्रीपिटल, या हम ऐसे लिख लें, बोथ acts along the radius of circular path। दो चीजें तो इनकी कॉमन हो गई, दोनों के लिए एक और चीज कॉमन है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोथ हैव, let us write in clear way, both have same formula, और वो क्या है, F=mv²/r। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, जहां पर m क्या होती है, जैसे कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रही है मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, दिस इज v, मास ऑफ द बॉडी इज m, एंड जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी वो, देखिए अब हमने तीन बातें डिस्कस कर ली थी कि दोनों सर्कुलर मोशन के दौरान एक्ट करते हैं, दोनों रेडियस के अलोंग एक्ट करते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, जिसमें m इस बॉडी की मास होगी जो सर्कुलर पाथ में घूम रही होगी, भी उसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में, मतलब पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके। और r नो डाउट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगी, राइट। लेकिन इन दोनों में एक खास फर्क है, वो फर्क ये है कि याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर के तरफ लगती है, दिस इज सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल इसी का रिएक्शन फोर्स होगा जो बाहर के तरफ लगेगा, दिस इज FCG, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। याद रखिए ये आपकी है सेंट्रीफ्यूगल और ये आपकी थी सेंट्रीपिटल, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल बाहर के तरफ आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल अंदर के तरफ इनवर्ड। तो ये तो हो गई इनकी सिमिलैरिटी। अब डिसिमिलैरिटी क्या है जी?
तो डिसिमिलैरिटी है सेंट्रीपिटल, FCP मतलब सेंट्रीपिटल एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ओके, और FCG जो होगी दैट विल एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बातें आप याद रखिए। ये बहुत मार्जिनली मैं बात कर रहा हूं कि जब भी दोनों के बारे में बात की जाए, याद रखिए सब कुछ सेम है इनका, लेकिन एक्सेप्ट एक की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, सेंट्रीपिटल इनवर्ड है, सेंटर की तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड है, सेंटर के बाहर है। ठीक है, ये बातें हम याद रखेंगे और इसको मैं यूज करने वाला हूं। किस तरह से मैं आपको बता देता हूं। आइए लेट अस यूज दिस कॉन्सेप्ट। आ जाइए हम कुछ इसको यूज करके करें। अब देखिए कैसे करते हैं हम। जिस चीज की मैं अब बात करने जा रहा हूं इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, देखिए हम इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं कि सैटेलाइट को जो हम लॉन्च कर देते हैं, हम कहते हैं इंडिया की IRS-4 ऐसे घूम रही है या IRS-2D इस तरह से घूम रही है, तो वो सब कैसे घूमती है, ड्राइविंग फोर्सेस कैसे हैं, कैसे हम उसको उस हाइट पे ही रखते हैं, वो अपनी जगह से भाग नहीं जाती, कभी वो अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाती, कभी वो अमेरिका के लिए क्यों नहीं काम करने लग जाती, ये सब चीज़ें हम देखना चाहते हैं कैसे ये काम करती है। देखिए आइए, सपोज करिए आप ऐसे माने कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। लेट अस से दैट दिस बी द अर्थ। लेट अस से दैट दिस इज द अर्थ, this is the radius r and this has a mass m. Let us name this as our earth. Okay, अब मान लीजिए कि ये हमारी, सपोज करिए ये कोई टावर है, मान लीजिए ये कोई टावर है, इसकी हाइट हम ले लेते हैं h, इस हाइट को आप ले लीजिए h, इसका नाम दे देते हैं सपोज प्रोजेक्शन टावर। मतलब अर्थ के ऊपर हमने एक लंबी सी टावर बना दी, सपोज 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी ऊंची टावर बना दी, वहां से मैं एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये हमारी सैटेलाइट है। लेट अस से दिस इज बी दी सैटेलाइट, ये हमारी सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का मास ले लीजिए m। ठीक है, अर्थ का मास हमने लिया है कैपिटल M। तो अगर मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूं तो लॉन्चिंग के प्रोसेस में देखिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैं उस बात का जिक्र करूंगा अभी आपसे। ध्यान से आप समझेंगे पहले, तभी आपको समझ आएगा लॉन्चिंग कैसे हो सकती है। देखिए आइए, मान लीजिए मैंने इसको कुछ वेलोसिटी से ऐसे लॉन्च किया, यहां से ऐसे मैंने लॉन्च किया। अब अगर ये वेलोसिटी कम हो जाती तो ये वाली बॉडी इस तरह से गिर जाती। ओके, और अगर ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाती तो हमारी चीज ऑर्बिट से बाहर चली जाती। मतलब हम चाहते हैं दरअसल कि हमारी जो सैटेलाइट है वो हमारी ही अर्थ के चारों तरफ, ये हमारी ही अर्थ के चारों तरफ इस तरह से घूमे। दिस इज व्हाट आई नीड, ये हम चाहते थे। ठीक है, ये हमारी वो ऑर्बिट है, सैटेलाइट की ऑर्बिट है, ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है। ओके, हम चाहते हैं कि हमारी सैटेलाइट इस ऑर्बिट के अराउंड घूमे। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करते समय कम वेलोसिटी देता तो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसको खींच लेती, नीचे गिर जाती अर्थ पे। अगर हम इसको ज्यादा वेलोसिटी देते तो ये इस ऑर्बिट से बाहर कहीं और चली जाती।
समझ आया? तो दोनों ही बातें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात समझ आया? तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कि ये जो सैटेलाइट है इसको हमारी वाली अर्थ देखिए इस तरह से अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, F ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है। लेकिन जब हमारी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूमेगी तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स मुझे जरूर इधर के तरफ लगाना पड़ेगा, या एक फोर्स जरूर इधर के तरफ लगे। और ये क्योंकि सेंटर से अवे लग रहा है, अलोंग द रेडियस लग रहा है बच्चे, तो इसका नाम होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ आई? जो ग्रेविटी फोर्स थी वो सैटेलाइट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी वो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रही थी, राइट? तो अगर ये दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड के हो जाते तब तो हमारी सैटेलाइट ना इधर गिरती ना इधर जाती, मतलब ना बाहर जाती ना ऊपर गिर जाती। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तब तो ये गिर जाएगी, अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी। ये दोनों बातें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए याद रखिएगा कि जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो जो भी वेलोसिटी हम इसको दे रहे हैं लॉन्चिंग के टाइम, ये वेलोसिटी इतनी हो कि इसकी वजह से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, कितना लिखूं मैं, mv0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये सारा डिस्टेंस लिखना पड़ेगा मुझे। ये कितनी है? दिस इज r एंड दिस इज h, तो मैं यहां लिखूं r प्लस h। ये तो हो गई मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ग्रेविटी वाली फोर्स कितनी हो जाए बच्चे? दिस इज g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई ये पूरा डिस्टेंस, इसका नाम क्या लिखूं? r प्लस h का होल स्क्वायर। समझ आ गई? ग्रेविटी वाली फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ की सेंटर, जिसमें आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया, G कैपिटल G इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर किया। ये डिस्टेंस आपने यहाँ से r है ये और इतना h है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल पुल फोर्स हो गया। और इस पुल फोर्स को बैलेंस करने वाली एक फोर्स इधर की तरफ लगेगी जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कितना लिखते हैं? mv²/r। तो m तो इसकी मास हो गई जिस पर वो लग रही है, v वो वेलोसिटी हो गई जिससे आपने थ्रो किया था उसका स्क्वायर, और ये पूरा डिस्टेंस हो गया r प्लस h। समझ आया? तो हम बोलेंगे टू पुट द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, बल्कि हम लिखें इन दी स्पेसिफाइड ऑर्बिट, जिसमें हम चाहते हैं उसको कि वो घूमे। इन दी स्पेसिफाइड ऑर्बिट आई मस्ट से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये याद रखिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे तो गिर गया नीचे, फिर तो ये दोनों बाहर होंगे तो उधर चले गई, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस करने वाली हो। तो अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको आपने लिखा है बच्चे mv0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h, और आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा है g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां से आपने स्मॉल m काट दिया, एक r प्लस h भी कट जाएगी, तो आपके पास बच्चे आ जाएगी v0 इज इक्वल टू अंडर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h, राइट? और ये जो चीज r प्लस h आप जिसको बोल रहे हो, देखो मैं इसको यहां दिखा भी देता हूं आपको, दिस इज एक्चुअली r प्लस h, और इस r प्लस h को मैं एक स्मॉल r एज्यूम कर लूं अगर, तो आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चे अंडर रूट gm डिवाइडेड बाई r। और जो ये वाली वेलोसिटी आई ना, इसी को बोलते हो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड इट्स ओन ऑर्बिट।
इसीलिए हमारी सैटेलाइट सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमती रहती है, क्योंकि हमने उसको उसी के लिए डिजाइन किया, उतनी वेलोसिटी दी, उतनी हाइट पर रखी, राइट। इसीलिए वो सैटेलाइट सिर्फ हमारे लिए काम करती है, उसको कोई मिस यूज नहीं कर पाया, बिकॉज उसको ड्राइविंग फोर्स हम ही दे रहे। ओके, ये बात आप याद रखिए, दिस इज दी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, आइए अब हम थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये सैटेलाइट एक बार पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लगाएगी, तो हम क्या बताएं। देखिए आइए, अब हम बोले टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू मूव वंस इन इट्स ऑर्बिट। मान लीजिए इसकी बात करें, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, दिस सेम थिंग इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। दिस इज व्हाट यू से, राइट। अब ये टाइम को लिखूं कैसे में, देखिए टाइम होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय वो वेलोसिटी जिससे वो रिवॉल्व कर रही है। तो आप लिखिएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये कैसे निकालेंगे। अब टोटल डिस्टेंस उसने एक बार में कितना ट्रेवल किया, देखिए यहां से गई और इस सर्कल के अराउंड घूमी ना, तो इसी सर्कल का पेरीमीटर होना चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो इस सर्कल का पेरीमीटर को क्या लिखूं, 2 पाई इंटू आर प्लस एच, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने क्या निकाला था, ये वाला निकाला था, क्योंकि यहाँ आर प्लस एच लिख रहे हैं तो यहाँ भी वही लिख लीजिए, और ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख दीजिए अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो अगर हम इसको थोड़ा एलोबरेटेड मैनर में देखें, अगर हम इसको देखें, देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम, और नीचे है आर प्लस एच का अंडर रूट, ऊपर है आर प्लस एच, यानी नीचे है पावर 1/2, ऊपर है पावर 1। तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एच की पावर 3/2। ये याद रखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट हो गई, ठीक है। और जो हमारी सैटेलाइट है, जैसे हमारी सैटेलाइट जो हमारे ही चारों तरफ घूम रही हो, जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही हो, इस तरह से कि हमेशा वो हमारी अर्थ जिस वेलोसिटी से सन के अराउंड घूम रही है उसी वेलोसिटी से वो अगर अर्थ के अराउंड घूमे, तो हर बार क्या होगा कि मैं, यानी ये अर्थ है और ये हमारी सैटेलाइट है, दोनों एक ही तरह से एक ही सेंस में ऐसे घूमते रहेंगे। तो हर बार जब ये घूमेंगे तो कहाँ होंगे, एक दूसरे के सामने ही होंगे। तो अर्थ से देखने पे हमको लगेगा कि ये कैसा है, स्टेशनरी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मैं थोड़ा समझाऊँ आपको कि क्या मतलब होता है इसका। देखिए आइए, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा ऐसे समझा दूं। देखिए कि मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, लेट अस से दिस इज द अर्थ। अब ये अर्थ जो है ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट सपोज इस तरह से घूम रही है, मान लीजिए, ठीक है। तो जब एक सैटेलाइट को हमने यहां पर रखा, तो अगर सैटेलाइट भी उसी तरह से घूमे, मतलब जब अर्थ का ये वाला पॉइंट इधर जा रहा हो जिस वेलोसिटी से, अगर सैटेलाइट भी इधर की तरफ जाते हुए इसकी भी वेलोसिटी उतनी ही हो जाए, अगर v1 = v2 हो जाए, तो जब जब मैं सैटेलाइट को यहां से देखूंगा तब तब ये सैटेलाइट मुझे ठीक यहीं पर नजर आएगा। इसका मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि सैटेलाइट मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, समझ आया। तो जितनी देर में अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एक बार घूम जाती है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 24 आवर्स। उतनी देर में हमारी सैटेलाइट भी एक बार अर्थ के अराउंड घूम जाए, हमारी सैटेलाइट भी
इस तरह से अर्थ के अराउंड एक बार घूम जाए। अगर ऐसा हो पाया तब इस सैटेलाइट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो हम इसको नाम दे पाएंगे तब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हम इसका नाम दे पाएंगे। याद रखिएगा कि दोनों की एक ही टाइम पे दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम हो और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो जब भी मैं इसको यहाँ से देखूं तो मुझे ये वही दिखेगा। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको कह देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट हमारे लिए सपोज इंडिया ने भेजा है इसको, तो इंडिया ने भेजा है इसका मतलब हुआ कि ये सैटेलाइट हमारे लिए तो काम करे। तो अब हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक सैटेलाइट हम बनाते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें भी बहुत खर्च करते हैं। तो सपोज करिए, देखिए मान लीजिए कि ये सैटेलाइट, अब ये सैटेलाइट ज्यादा से ज्यादा कितना कवरेज कर सकता है? दिस इज द कवरेज एरिया। आप ऐसे देखेंगे, इस तरह से आपको नजर आएगी कि अर्थ के ऊपर ये उसकी कवरेज एरिया होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इंडिया है वो इधर होगा, ये हमारा इंडिया होना चाहिए, राइट। तो ये हमेशा जो इंफॉर्मेशन देगा हमें वो इंडिया के लिए देगा। तो जिस कंट्री की होती है उस कंट्री के सैटेलाइट का प्रोजेक्शन उस कंट्री के एरिया के ऊपर होता है, ताकि वो उस पर मतलब सैटेलाइट के वजह से हम अर्थ पर या इंडिया पर नज़र रख सकें। जैसे आतंकवादियों की घुसपैठ हो जाती है, कभी हमें पता नहीं चलता वो कहाँ से आते हैं, अर्थ पे रह के मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कहते हैं एक सैटेलाइट भेज दो, ये मॉनिटर करती रहेगी पूरे कश्मीर के एरिया में या पूरे जम्मू के एरिया में या पूरे लद्दाख के एरिया में या पूरे तिब्बत के एरिया में। सो दैट क्या होगा कि हमें कोई भी इंट्रूजन का पता चल जाएगा कि कोई अंदर आया है दूसरी तरफ से। बस समझ आया? इस तरह की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पर्पस होता है। अच्छा, एक और तरह की सैटेलाइट भी हो सकती है, वो क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, एक सैटेलाइट ऐसे भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ। अब ये अर्थ की आप गौर से देखेंगे तो ये है नॉर्थ पोल और ये हुई साउथ पोल। तो अगर मैं एक सैटेलाइट की डिजाइन करूं ऐसा कि ये सैटेलाइट हमारे पोलर एक्सिस के अबाउट घूमे, मतलब इस तरह से घूमे, इमेजिन करिए इस तरह से घूमे, जैसे हमारी मान लीजिए ये अर्थ है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमारी सैटेलाइट इस तरह से घूमे, लाइक दिस पोलर एक्सिस के अबाउट घूमे। अगर सैटेलाइट इस तरह से घूमती है तो इस सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट बताइए जिससे पूरी अर्थ में एक साथ नजर रखा जा सकता हो। तो कैसे बताइए? देखिए मान लीजिए कि एक सैटेलाइट हमने लगा दिया इधर, सैटेलाइट 1, फिर एक सैटेलाइट आप यहां लगा दीजिए, दिस इज सैटेलाइट 2 S2, एक सैटेलाइट आप यहां लगा दीजिए, से दिस इज सैटेलाइट S3। अगर ये जो तीनों सैटेलाइट हैं, आप गौर से देखिएगा प्लीज, कि ये जो तीनों सैटेलाइट हैं अगर इनके बीच का ये एंगल 120 डिग्री हो जाए, इसके भी बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाए और इसके भी बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाए, तो टोटल 360 तीनों ने मिलकर कवर कर लिया ना। तो इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट पूरे अर्थ पे नजर रखने के लिए चाहिए होंगी 3। समझ आया? दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी पुट अप टू यू। उसका आप याद रखेंगे। और एक दो बातें मैं और आपको बताता हूँ कि कैसे हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हैं स्पेस में, वो कैसे चली जाती है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? थैंक यू सो मच।